Very good morning to you all. We'll start with a little bit review of the last class so that we can build up on that and we'll continue with the present class. चलो बताओ, how are lipids classified based on their biochemical structure? क्या three main subtypes थे? बताओ. What were the main subclasses of lipids based on their chemical structure? वही तो थी last class. कोई भी बता दो. अरे एग्जाम नहीं चल रहा है, दिस इज जस्ट अ क्विज फॉर योर रिफ्रेशमेंट, ताकि आंख खुल जाए सुबह सुबह. ये याद है? प्रिकर्सर लिपिड्स, सिंपल लिपिड्स एंड कॉम्प्लेक्स लिपिड्स. प्रिकर्सर लिपिड्स में क्या थे? ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल. सिंपल लिपिड्स वर ट्राइग्लिसराइड्स एंड कॉम्प्लेक्स लिपिड्स वर फॉस्फोलिपिड्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स. चलो अब बताओ ये क्या है? ग्लिसरॉल. वेरी गुड. देन दिस फैटी एसिड. सिंपल सा स्ट्रक्चर है. दिस इज अ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन with a carboxylic group at the end. This is known as fatty acid. What is this? ट्राइग्लिसराइड. जब एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल पे 3 फैटी एसिड्स एस्ट्रिफाइड हो जाते हैं, दैट इज नोन एज ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल और ट्राइग्लिसराइड. ठीक है, चलो बताओ, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट लिपिड्स? ऑल ऑफ द अबव. इसमें एक ऑप्शन भी सही हो सकता है, एक से ज्यादा भी सही हो सकता है. अब बताओ. अरे कंफ्यूज मत हो यार. ऑल ऑफ द. ठीक है, लिपिड्स आर हाइड्रोफोबिक, दे आर नॉन पोलर एंड बीइंग नॉन पोलर दे डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर मॉलिक्यूल्स. चलो. द आउटर एंड इनर लीफलेट्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स कंटेन विच फॉस्फोलिपिड्स? Who all are in favor of option 1? Raise your hands. अरे किसी को डांटनी पड़ेगी भाई. This is not your exam. This is just a quiz. So take it lightly. हाँ. फर्स्ट ऑप्शन के फेवर में कौन है? No one. सेकंड ऑप्शन? Okay. Good. थर्ड ऑप्शन? Okay. And fourth? These two are the correct options. मैंने बोला था ना, एक से ज्यादा भी करेक्ट हो सकते हैं. ठीक है. फॉस्फेटिडाइल कोलिन. यस, सेटल डाउन. फॉस्फेटिडाइल कोलिन विल ऑलवेज बी ऑन द आउटर सरफेस. इनसाइड सरफेस पे फॉस्फेटिडाइल इथेनोलामीन भी हो सकता है, फॉस्फेटिडाइल सेरीन भी हो सकता है. जब इनका रिवर्स हो जाता है तो क्या होता है? लास्ट क्लास में बताया था ना, अगर इनर वाला फॉस्फोलिपिड बाहर वाली लेयर में आ जाएगा तो क्या होगा? It will mark the cell for apoptosis. Very good. चलो. Which statement is false regarding phospholipids of cell membranes of neuronal tissues? अरे पढ़ तो लो पहले. इतनी जल्दी क्या है? गैस भी करना तो थोड़ा लॉजिकल गैस तो करो पढ़ के. राइट. बताओ. सेरेब्रोसाइड्स, globocytes, gangliosides are found abundantly in phospholipid bilayer of cell membranes of neuronal tissues. True or false? True or false? दो ही तो ऑप्शन पूछ रहा हूं. True or false? True. न्यूरोनल टिश्यूज में तो होते हैं, यही तो पढ़ाया था लास्ट क्लास में. Gangliosides are complex lipids with branched chains containing at least one sialic acid residue. True or false? ये भी ट्रू है. Autoantibodies against globocytes of peripheral nerves cause Guillain-Barré syndrome. True or false? False. क्यों? If false, why? सब सही है स्टेटमेंट में, बस इसमें ग्लोबोसाइड नहीं आएगा, गैंग्लियोसाइड आएगा. राइट. Blood group antigens differ in their carbohydrate composition of surface cerebrocytes.
ट्रू नहीं है, ये भी फॉल्स है। सेम थिंग, सेरेब्रोसाइट्स नहीं आएगा, यहां भी गैंग्लियोसाइड्स आएगा। सो अगेन दीज टू ऑप्शंस आर करेक्ट। अरे क्वेश्चन के टर्म में करेक्ट है। What is the biochemical name of lung surfactant present in the alveoli commonly known as lecithin? Lecithin common name है, biochemical name क्या है? हाँ, फॉस्फेटिडाइल। क्या बताया था? जब दोनों फैटी एसिड सिमिलर हो और कौन सी हो? दोनों फैटी एसिड इसमें सेम होनी चाहिए और एक ही टाइप की होनी चाहिए, दैट इज पार्मिटिक एसिड। जब दोनों पोजीशन पे पार्मिटिक एसिड आ जाता है, डाई पार्मिटोइल phosphatidyl choline is known as lecithin, not just any phosphatidyl choline। ठीक है। Similarly, what is the biochemical name of cardiolipin? हाँ बताओ। Diphosphatidylglycerol glycerol, very good। ठीक है। When two phosphatidic acid share a common glycerol molecule, that is known as cardiolipin। ठीक है, हो गया थोड़ा रिवीजन। चलो, now let's move on to the present class, lipid digestion and absorption। थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा कोचिंग में डाइजेशन के बारे में। कहां से स्टार्ट होता है लिपिड का डाइजेशन? स्टार्ट कहां से होता है? हाँ, बकल कैविटी। गुड। चलो आगे देखते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइटरी लिपिड्स, जो हम खाना खाते हैं उसमें कौन कौन से लिपिड्स होते हैं? ट्राइग्लिसराइड्स, कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स एंड फॉस्फोलिपिड्स। कोलेस्ट्रॉल जो होता है, जो भी हम डाइट में जो हम बोलते हैं कि डाइट में कोलेस्ट्रॉल है, इट इज नॉट एग्जैक्टली कोलेस्ट्रॉल, इट इज इन फॉर्म ऑफ, इट इज एन एस्ट्रिफाइड फॉर्म, दैट इज नोन एज कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स एंड फॉस्फोलिपिड्स। भाई जो भी हम खाना खा रहे हैं, किसी ना किसी जीव को तो खा ही रहे, चाहे वो प्लांट हो चाहे जानवर हो। हर जीव की एक सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन में क्या होते हैं? सेल मेम्ब्रेन किससे बनी हुई होती है? फॉस्फोलिपिड से। तो फॉस्फोलिपिड्स आर एसेंशियल पार्ट ऑफ योर डाइट। कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स एंड ट्राइग्लिसराइड्स मेक अप द मेजर पार्ट ऑफ योर लिपिड डाइट। नाउ सम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स रिगार्डिंग लिपिड डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। स्टार्ट जो होता है लिपिड डाइजेशन वो होता है ओरल कैविटी में। ठीक है। सलाइवा जो होता है, somewhat minor fraction of lipids are digested by saliva, but the major part of lipid digestion occurs in small intestines। जो डाइजेशन रिगार्डिंग मेन कंसेप्ट है वो है कि जो जितने भी लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, जैसे कोलेस्ट्रॉल ईस्टर्स एक बड़ा मॉलिक्यूल है, ट्राइग्लिसराइड भी एक बड़ा मॉलिक्यूल है, फॉस्फोलिपिड्स भी बड़े मॉलिक्यूल है। तो बड़े मॉलिक्यूल्स जितने भी होते हैं, इट इज नॉट इजी फॉर देम टू पेनिट्रेट द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करना इज नॉट इजी। सो डाइजेशन का मेन पर्पज होता है दैट द डाइजेस्टिव एंजाइम्स ब्रेक डाउन दीज लार्ज लिपिड्स इनटू स्मॉलर प्रिकर्सर लिपिड्स। दीज प्रिकर्सर लिपिड्स कैन गेट एब्जॉर्ब थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। अंदर जाने के बाद जिस चीज को तोड़ा था उसी चीज को रीअसेंबल कर दिया जाता। फॉर एग्जाम्पल, ट्राइग्लिसराइड को तोड़ तोड़ के हमने ग्लिसरॉल और फैटी एसिड बनाए, अंदर जाके वही ग्लिसरॉल और फैटी एसिड वापस जुड़ के ट्राइग्लिसराइड बनाए। ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि डायरेक्टली उसको सेल मेम्ब्रेन के थ्रू पेनिट्रेट नहीं किया जा सकता, इट इज अ लार्ज मॉलिक्यूल। सो कोलेस्ट्रॉल ईस्टर्स आर ब्रोकन डाउन इनटू कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड्स आर ब्रोकन डाउन इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। दिस अकर्स इन द लुमेन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। लुमेन मतलब, लुमेन समझते हो? ठीक है, लुमेन मतलब उसकी जो कैविटी है, जो भी इंटेस्टाइन के अंदर जो जगह है जहां डाइजेशन हो, दैट इज लुमेन। वहां से ब्रेक डाउन होने के बाद वो सेल्स के अंदर जाते हैं और अंदर जाके दे अगेन रीअसेंबल। अंदर सेल मेम्ब्रेन के थ्रू पास होने के पीछे सिंपल सा रीजन है दैट लिपिड्स आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। दैट मीन्स, बताओ व्हाट डज नॉन पोलर मीन? They are hydrophobic and they do not form hydrogen bonds। तो हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था दैट नॉन पोलर सब्सटेंसेस फाइंड इट इजी टू डिसॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्यूशंस। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर आल्सो एक्ट्स लाइक एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है, तो एक नॉन पोलर मेम्ब्रेन के थ्रू एक नॉन पोलर सब्सटेंस का जाना ज्यादा फेवरेबल है।
स्मॉल लिपिड मॉलिक्यूल्स पास फ्रीली थ्रू द मेम्ब्रेन। और फॉस्फोलिपिड्स के रिगार्डिंग एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, क्योंकि फॉस्फोलिपिड जो सेल मेम्ब्रेन है दैट इटसेल्फ इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, तो फॉस्फोलिपिड को एज सच ब्रेक डाउन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। फॉस्फोलिपिड्स कैन पास फ्रीली थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है? कंसेप्ट में किसी को डाउट है? क्योंकि आगे रिएक्शंस आने वाली है, रिएक्शंस गेट अ लिटिल कॉम्प्लेक्स। कंसेप्ट अगर तुम्हारे ध्यान में रहेगा, अगर तुम एग्जाम में सिंपल कंसेप्ट का भी एक डायग्राम बना के आ जाओगे, थैंक यू, तो भी दैट इज सफिशिएंट। रिएक्शन याद रह जाती है, वेल एंड गुड, नहीं रहती तो एटलीस्ट कंसेप्ट याद रखना जरूरी है। चलो स्टार्ट करते हैं। लिपिड डाइजेशन बिगिंस इन द ओरल कैविटी। अब हमने अभी देखा था कि डाइटरी लिपिड्स क्या क्या होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल ईस्टर्स एंड ट्राइग्लिसराइड्स। तो ओरल कैविटी में फॉस्फोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल ईस्टर्स का कोई डाइजेशन नहीं होता है। ट्राइग्लिसराइड्स जो होती हैं, only a minor fraction of triglycerides get digested by the enzyme salivary lipase. जहां भी एंजाइम लाइपेज आती है, that means it is breaking down triglycerides into its smaller subfractions. So triglyceride will be broken down into 1,2-diacylglycerol या डाइग्लिसराइड। ठीक है, तो इसका जो थर्ड पोजीशन पे जो कार्बन जो फैटी एसिड की चेन थी उसको रिमूव करती है, एंड बनता क्या है, 1,2-diacylglycerol प्लस जो भी फैटी एसिड इसने रिमूव करी वो। तो अब हमारे जीआईटी जो गट है उसमें क्या क्या आ गए हैं, कोलेस्ट्रॉल ईस्टर्स पहले से थे, फॉस्फोलिपिड्स पहले से थे, ट्राइग्लिसराइड का एक बहुत माइनर फ्रैक्शन यहाँ डाइजेस्ट हुआ है, तो रिमेनिंग ट्राइग्लिसराइड्स भी बचे हुए हैं, और उसके अलावा डाइएसाइलग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। नेक्स्ट पार्ट ऑफ डाइजेशन अकर्स इन स्टमक। वहां सलाइवरी लाइपेज थी, यहाँ पे गैस्ट्रिक लाइपेज है। सेम फंक्शन, सेम रिएक्शन, देयर इज नथिंग डिफरेंट इन दिस। जो बची हुई ट्राइग्लिसराइड है उनका भी कुछ माइनर फ्रैक्शन यहाँ डाइजेस्ट हो जाता है, तो अगेन इट विल यील्ड डाइएसाइलग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। ठीक है, डाइएसाइलग्लिसरॉल पे जो फैटी एसिड्स है उनकी पोजीशन इंपॉर्टेंट है। इट इज नॉट जस्ट रैंडमली एनी फैटी एसिड इज रिमूव्ड। फैटी एसिड जो है वो थर्ड पोजीशन कार्बन एटम से ही रिमूव की जाती है, सो इट बिकम्स 1,2-diacylglycerol। अब स्टमक के बाद कहां जाएगा खाना, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे पहले क्या एक्ट करेगा इसके ऊपर, बाइल। वेरी गुड। सो व्हाट इज द रोल ऑफ बाइल इन लिपिड डाइजेशन? बाइल इज प्रोड्यूस्ड बाय लिवर एंड स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर फ्रॉम वेयर इट इज सिक्रेटेड इनटू द इंटेस्टाइनल ल्यूमेन। Now bile contains two very important things. इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। वन इज बाइल पिगमेंट्स, पिगमेंट मतलब कलर, ठीक है, और एक होते हैं बाइल सॉल्ट्स। प्लीज आपसे एग्जाम में या वाइवा में पूछा जाए बाइल सॉल्ट्स क्या होते हैं, तो बिलीवर्डिन, बिलिरुबिन मत बताना, दीज आर बाइल पिगमेंट्स, बिकॉज मोस्ट स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड इन दिस, तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। व्हाट आर बाइल सॉल्ट्स? बाइल सॉल्ट्स जो होते हैं, यू विल स्टडी इन योर लेटर क्लासेस जब आप कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म पढ़ोगे। कोलेस्ट्रॉल के मेटाबॉलिज्म से बनती है ग्लाइकोकोलिक एसिड एंड टोरोकोलिक एसिड। इनके जो सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स होते हैं, दैट इज सोडियम ग्लाइकोकोलेट एंड टोरोकोलेट एंड पोटेशियम ग्लाइकोकोलेट एंड पोटेशियम टोरोकोलेट, दीज आर बाइल सॉल्ट्स। अब बाइल सॉल्ट्स का क्या रोल है? बाइल सॉल्ट्स डाइजेशन नहीं कराते हैं लिपिड का। प्लीज रिमेंबर दिस, बाइल सॉल्ट्स डू नॉट डाइजेस्ट लिपिड्स। बाइल सॉल्ट्स ओनली असिस्ट और हेल्प इन लिपिड डाइजेशन। कैसे करते हैं हेल्प? Emulsification. Good. What is emulsification? Breaking down into smaller droplets. कैसे होता है? क्या लॉजिक क्या है इसके पीछे? भाई लिपिड का एक ड्रॉपलेट है और एक आइलोमाइक्रोन बहुत बाद में आएगा, इस क्लास के एंड में आएगा। लिपिड का एक ड्रॉपलेट है, अपन इसको एक लिक्विड मान के चले, तो लिक्विड की सरफेस टेंशन होती, राइट? तो emulsification is nothing but when bile salts reduce the surface tension of a large lipid droplet, then it will result in breakdown of that large lipid molecule or lipid droplet into smaller lipid droplets. इससे क्या हेल्प मिलती है? It greatly increases the surface area available to the digestive enzyme. एक बड़े लिपिड मॉलिक्यूल पे गिनती की ही एंजाइम्स एक्ट कर पाती है, और वही अगर उनको हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो खूब सारी एंजाइम्स जो है वो साइमल्टेनियसली एक्ट कर सकती है, तो डाइजेशन प्रोसेस बिकम्स फास्टर, इट बिकम्स मोर एफिशिएंट। ठीक है,
तो ये जो था ये सारा माइनर पार्ट ऑफ लिपिड डाइजेशन था। अब आता है मेजर पार्ट ऑफ लिपिड डाइजेशन, दैट हैपेंस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अभी देखो हमारी जो डाइट है उसमें क्या क्या लिपिड फ्रैक्शंस हैं। फॉस्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल, ईस्टर्स का अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, ये जैसे डाइट में थे वैसे के वैसे इंटेस्टाइन में पहुंचे। ट्राइग्लिसराइड्स, very minor proportion of triglycerides got converted into diglycerides or 1,2-diacylglycerol and fatty acids, or major chunk of triglycerides is still present in the diet. Now two very important enzymes act here, pancreatic and intestinal lipase. Lipase, again as the name suggests, does what? Breakdown of triglyceride and in this case diglycerides also, ठीक है। तो इसके अलावा और एंजाइम्स होती है पैनक्रियाटिक एंड इंटेस्टाइनल कोलेस्ट्रॉल एस्ट्रेज। अगर कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स हैं उनको ब्रेक करने के लिए क्या चाहिए? कोलेस्ट्रॉल एस्ट्रेज, ठीक है। एंजाइम्स की क्लास हो गई? अभी नहीं हुई है नॉमेनक्लेचर क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स? चलो कोई नहीं। फॉस्फोलिपिड्स, जैसा मैंने बताया था, फॉस्फोलिपिड्स पास डायरेक्टली थ्रू द इंटेस्टाइनल सेल्स, क्योंकि फॉस्फोलिपिड बाइलेयर ही है तो उसको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। चलो फर्स्ट लेट्स सी व्हाट हैपेंस टू कोलेस्ट्रॉल ईस्टर्स। हियर द एंजाइम पैनक्रियाटिक एंड इंटेस्टाइनल कोलेस्ट्रॉल एस्ट्रेज एक्ट्स एंड ब्रेक्स डाउन द ईस्टर्स और एस्ट्रिक बॉन्ड ऑफ द कोलेस्ट्रॉल ईस्टर्स। तो इससे क्या बन जाएगा? फ्री कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल। Now remember, cholesterol even after being free from its ester bonds, it is still a very large molecule, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल हमने लास्ट क्लास में देखा था, बहुत कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, डिफरेंट 5-6 रिंग स्ट्रक्चर्स हैं उसमें, तो स्टिल इट्स अ वेरी लार्ज मॉलिक्यूल। तो इतना बड़ा मॉलिक्यूल है तो डायरेक्टली लिपिड मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूज नहीं कर सकता, इट नीड्स स्पेशल ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स भी होती है ना, ठीक है ना। फ्लूइड मोजाइक मॉडल में यही तो होता है। क्या होता है फ्लूइड मोजाइक मॉडल? दैट लिपिड बाइलेयर इज embedded by integral and peripheral proteins। तो इसी तरीके से जो इंटीग्रल प्रोटीन्स होती हैं, वन टाइप ऑफ इंटीग्रल प्रोटीन, या उनको हम बोलते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, तो रिसेप्टर्स बोल लो या ट्रांसपोर्टर्स बोल लो। तो ट्रांसपोर्टर्स जो होते हैं दे कैरी और ट्रांसपोर्ट अ लार्ज मॉलिक्यूल फ्रॉम आउटसाइड द सेल टू द इनसाइड ऑफ सेल, एंड दे कैन ऑल्सो एक्ट इन द ऑपोजिट वे, कि इनसाइड ऑफ सेल से आउटसाइड ऑफ सेल में ट्रांसपोर्ट कर सकते। So in cholesterol's case, the transporter which transports cholesterol from the intestinal lumen into the intestinal cells is known as NPC transporter। नाम याद कर लो तो ही बहुत है, फुल फॉर्म जानना चाहो तो इसका है नीमन-पिक टाइप सी ट्रांसपोर्टर, ठीक है। बट NPC ट्रांसपोर्टर आई थिंक इज सफिशिएंट फॉर यू। तो इससे कोलेस्ट्रॉल जो है वो सेल के अंदर चला जाएगा। अब अंदर जाने के बाद 40% ऑफ कोलेस्ट्रॉल जो है सेल के बाहर वापस पुश आउट कर दिया जाता है, ठीक है। बिकॉज कोलेस्ट्रॉल इन इट्स फ्री फॉर्म, इट माइट साउंड अ लिटिल सरप्राइजिंग टू यू, कोलेस्ट्रॉल इन इट्स फ्री फॉर्म इफ इट्स इनसाइड द सेल इट इज टॉक्सिक, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल को सेल कोशिश करता है कि ज्यादा से ज्यादा कोलेस्ट्रॉल हम बाहर निकालें। एंड अपार्ट फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल देयर आर सर्टेन प्लांट स्टेरॉल्स, क्योंकि हम वेजिटेरियन डाइट भी कंज्यूम करते हैं, तो एर्गोस्टेरॉल हो गया और इस तरह के कई सारे प्लांट स्टेरॉल्स होते हैं, तो जिनको हमारी बॉडी को जिनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो उनको भी ऐसे बाहर पुश कर दिया जाता है। जो 60% कोलेस्ट्रॉल सेल के अंदर रह जाता है, उसका 5% जो कोलेस्ट्रॉल है वो एज इट इज रहता है। जहां भी उसको जाना होगा, सेल को उसको जहां भी भेजना होगा, जो भी उसका फंक्शन होगा वो वहां डाइवर्ट हो जाता है। रिमेनिंग कोलेस्ट्रॉल का क्या होगा? लाइक वी डिस्कस्ड इन द अर्ली पार्ट ऑफ दिस क्लास, जो भी बड़ा मॉलिक्यूल है उसको तोड़ा जाता है और दोबारा उसको रीअसेंबल कर दिया जाता है। तो इट विल गेट रीअसेंबल्ड बैक इनटू कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स। सो 95% ऑफ द कोलेस्ट्रॉल दैट इज इनसाइड द सेल इज कन्वर्टेड इनटू कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स बाय द एंजाइम ACAT, ठीक है। इसका नाम जरूर याद कर लेना, दैट इज एसाइल CoA कोलेस्ट्रॉल एसाइल ट्रांसफरेज। एसाइल इज द वर्ड यूज्ड फॉर फैटी एसिड, ठीक है। अगर एक फैटी एसिड का मॉलिक्यूल एस्ट्रिक फॉर्म में है तो उसको एसाइल नाम से बुलाया जाता है। सो एसाइल CoA कोलेस्ट्रॉल एसाइल ट्रांसफरेज, ACAT एंजाइम। ये क्लियर है? फॉस्फोलिपिड्स, देयर इज नथिंग मच टू डिस्कस अबाउट, डायरेक्टली पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये था डाइजेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल ईस्टर्स एंड फॉस्फोलिपिड्स। नाउ कमिंग टू
जो बाकी बचा हुआ फ्रैक्शन है जिसमें हमारे पास मेजर चंक ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स भी है, 1,2 डायसाइल ग्लिसरॉल्स भी है एंड फ्री फैटी एसिड्स भी है। तो इनका क्या होता है, लेट्स सी। सबसे पहले पैनक्रियाटिक लाइपेज एंजाइम एक्ट करेगी ट्राइग्लिसराइड पे, इट विल ब्रेक डाउन इन जो भी रिमेनिंग पार्ट है बचे हुए ट्राइग्लिसराइड्स उनको ब्रेक डाउन करेगी किसमें, अगेन लाइपेज है तो 1,2 डायसाइल ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। दिस ये कन्वर्ट नहीं हो रहा है, दिस इज जस्ट टू शो अ रिप्रेजेंटेशन कि दिस विल ऐड टू द पूल ऑफ 1,2 डायसाइल ग्लिसरॉल। ये जितने भी डायसाइल ग्लिसरॉल है ये सब एक पूल बना लेंगे। नाउ दीज डायसाइल ग्लिसरॉल इन पे दोबारा एक्ट यही एंजाइम करेगी लाइपेज, अगेन इट विल रिमूव 1 फैटी एसिड फ्रॉम द डायसाइल ग्लिसरॉल, क्या बन जाएगा 2 मोनोएसाइल ग्लिसरॉल। सिर्फ सेकंड पोजीशन पे फैटी एसिड जुड़ा रहेगा, बाकी दोनों पे से रिमूव हो चुका है, तो और एक और फैटी एसिड इसमें से निकल गया। अब ये जो 2 मोनोएसाइल ग्लिसरॉल है 75% ऑफ इट विल बी ट्रांसपोर्टेड इनसाइड द सेल। अब ये मॉलिक्यूल इतना बड़ा नहीं है तो मेजर पार्ट जो है वो डायरेक्टली पास थ्रू कर जाता है सेल मेम्ब्रेन के एंड इट एंटर्स द इनसाइड ऑफ द इंटेस्टाइनल सेल्स। बचा कुचा जो पार्ट है इट विल फर्स्ट चेंज इनटू इट्स आइसोमर, ठीक है। तो 2 मोनोएसाइल ग्लिसरॉल पे जो सेकंड पोजीशन पे फैटी एसिड है इट विल शिफ्ट टू द फर्स्ट पोजीशन, ठीक है। अगेन मोनोएसाइल ग्लिसरॉल भी सिमिलर प्रोपोर्शन का ही मॉलिक्यूल है एज कंपेयर टू 2 मोनोएसाइल ग्लिसरॉल, तो ये भी एज इट इज ट्रांसफर हो सकता है। और थोड़ा बहुत जो बच जाता है उस पर दोबारा पैनक्रियाटिक लाइपेज एक्ट करेगी एंड फाइनली इट विल गेट ब्रोकन डाउन इनटू ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप होता है। ग्लिसरॉल भी छोटा मॉलिक्यूल है, सो ग्लिसरॉल अगेन विल गेट ट्रांसपोर्टेड टू द इनसाइड ऑफ द सेल। अब ये जितने भी फैटी एसिड्स हैं ये सब एक साथ इकट्ठे होंगे एंड दे विल आल्सो पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। तो जितना भी ऊपर इंग्रेडिएंट्स थे सब ब्रेक डाउन होके सेल के अंदर जा चुके हैं, ठीक है। ये काफी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, आई डोंट एक्सपेक्ट यू टू रिमेंबर दिस थ्रू आउट योर लाइफ, बट कंसेप्ट याद रखो कि ये सब टूट के अंदर जाते हैं और अंदर जाके वापस रीअसेंबल होंगे, ठीक है। एंजाइम्स याद रखो, कंसेप्ट याद रखो, आई थिंक दैट विल बी सफिशिएंट। दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, इफ यू कैन रिमेंबर दिस वेल एंड गुड, इफ नॉट डजंट मैटर। अब सेल के अंदर क्या होता है, सेल के अंदर अब क्या क्या है हमारे पास, 2 मोनोएसाइल ग्लिसरॉल, 1 मोनोएसाइल ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। नाउ लेट्स सी अब इनका क्या होता है। सेल के बाहर पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट होता है, पैनक्रियाटिक जूस में पैनक्रियाटिक लाइपेज होती है, तो सेल के बाहर वो एक्ट करेगी। इंटेस्टाइनल सेल्स के अंदर जो होती है वहां इंटेस्टाइनल लाइपेज एक्ट करेगी। तो इंटेस्टाइनल लाइपेज विल ब्रेक डाउन द मोनोएसाइल ग्लिसरॉल इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। लाइपेज का वही फंक्शन है, फैटी एसिड रिमूव करना। सम proportion or some part of the glycerol will directly pass into the portal vein, ठीक है। जितना भी हमारा खाना एब्जॉर्ब होता है इंटेस्टाइन से वो खाना सारा कहां जाता है, पोर्टल वेन में, एक्सेप्ट लिपिड्स, ठीक है। आ जाओ कोई नहीं। ठीक है, तो ग्लिसरॉल जो होता है ओनली दैट ग्लिसरॉल कैन पास डायरेक्टली इनटू द पोर्टल वेन। बाकी क्या होता है लेट्स सी, जितना भी ग्लिसरॉल है वो सब एक पूल बना लेगा, सिमिलरली जितने भी फैटी एसिड्स हैं वो सब एक पूल बना लेंगे। नाउ दिस ग्लिसरॉल दैट इज इनसाइड द सेल, दिस विल गेट कन्वर्टेड इनटू ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट, यानी ग्लिसरॉल के 3rd कार्बन पे क्या जुड़ गया है, फॉस्फेट ग्रुप। ये फॉस्फेट ग्रुप कहां से आया है देख के बताओ, एटीपी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। दैट मीन्स इट कंटेन्स हाउ मेनी फॉस्फेट्स, 3। 3 में से एक इसने ग्लिसरॉल को दे दिया, क्या बच गया, एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। नाउ टेक अ नोट, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ये आगे आप बायो एनर्जेटिक्स भी आएगा आपके बायोकेमिस्ट्री में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे जो फॉस्फोराइलेशन हो रहा है ग्लिसरॉल का, ग्लिसरॉल इज बीइंग फॉस्फोराइलेटेड बाय यूजिंग एटीपी एज अ सबस्ट्रेट। यहां ये एटीपी को एक सबस्ट्रेट की तरह यूज कर रहा है, एटीपी इस रिएक्शन में एक सबस्ट्रेट की तरह यूज हो रहा है जो फॉस्फेट ग्रुप को डोनेट कर रहा है, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप का फॉस्फोराइलेशन है।
फॉस्फोराइलेशन जहां भी होता है, जहां भी फॉस्फेट ट्रांसफर होता है एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल पे, मोस्ट ऑफन द एंजाइम इज अ काइनेज। जहां भी आप आगे थ्रू आउट योर बायोकेमिस्ट्री जहां भी आप काइनेज वर्ड देखोगे किसी भी एंजाइम में, दैट मीन्स दैट एंजाइम इज ट्रांसफरिंग अ फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर। ठीक है, ये समझ में आया? कोई डिफिकल्ट नहीं है आई सपोज? ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस टू फैटी एसिड। फैटी एसिड पे कोएंजाइम ए का मॉलिक्यूल जुड़ जाएगा and the enzyme will be acyl CoA synthase and it will convert into fatty acid coenzyme A। यहां पे भी ATP यूज हो रहा है, पर क्या ATP यहां पे फॉस्फेट डोनेट कर रहा है? देख के बताओ। बस उस ATP का एक फॉस्फेट टूट के अलग हो रहा है। क्या रीजन है इसका, ऐसा क्यों हो रहा है? काइनेज तो ट्रांसफर कर रही थी, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। दिस इज नॉट ट्रांसफरिंग एनी फॉस्फेट ग्रुप, दिस इज जस्ट ब्रेकिंग डाउन एटीपी। तो क्यों भाई एटीपी को तोड़ने की ऐसी क्या जरूरत आ गई? एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। एनर्जी क्यों चाहिए अब इस रिएक्शन को, ये भी बताओ। बिकॉज दिस रिएक्शन इन विच फैटी एसिड पे कोएंजाइम ए जुड़ के फैटी एसिड कोएंजाइम ए बन रहा है, दिस इज थर्मोडायनेमिकली एन अनफेवरेबल रिएक्शन। व्हाट इज द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? अरे बहुत टाइम थोड़ी हुआ है नीट का एग्जाम दिए हुए। व्हाट इज द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? फॉर एनी सिस्टम टू प्रोग्रेस और मूव फॉरवर्ड और रिमूव और लीव इट स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, एंट्रोपी शुड बी मैक्सिमम। ठीक है, नेगेटिव तो उसका साइन होता है उस इक्वेशन में। ठीक है, क्यों होता है? इसकी मेन इक्वेशन क्या है? गिब्स फ्री एनर्जी की इक्वेशन होती है ना, डेल्टा G इज इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस डेल्टा S इंटू T। क्या होते हैं डेल्टा G? गिव्स फ्री एनर्जी। व्हाट इज डेल्टा H? चेंज इन एंथैल्पी। व्हाट इज डेल्टा S? चेंज इन एंट्रोपी। ठीक है, तो अगर किसी रिएक्शन की एंट्रोपी कम है तो उस एंट्रोपी को बढ़ाने के लिए ये एडिशनल रिएक्शन इसके साथ कपल की जाती है, so that it provides the necessary energy जो उस एंट्रोपी का लेवल बढ़ा सके, ताकि ये रिएक्शन जो है ये थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल हो जाए। ठीक है, सो दैट इज द मेन कंसेप्ट। यहां पे एटीपी जो है वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है और वहां पे एटीपी जो है वो फॉस्फेट ग्रुप प्रोवाइड कर रहा है। बिग डिफरेंस। ठीक है, अब क्या होगा? जो 2 मोनोएसाइल ग्लिसरॉल था, फैटी एसिड कोएंजाइम ए था और ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट था, ये सब मिलके दोबारा क्या बना लेंगे? ट्राइग्लिसराइड। बताया था ना, बाहर जो भी टूटेगा अंदर वापस वही चीज रीअसेंबल हो जाएगी। सो इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। तो अब क्या क्या बन गया हमारे पास? कोलेस्ट्रॉल से क्या क्या बन गया हमारे पास? कोलेस्ट्रॉल डाइजेशन से इंटेस्टाइन के सेल के अंदर क्या क्या चीजें आ गई? कोलेस्ट्रॉल ईस्टर्स एंड फ्री कोलेस्ट्रॉल दोनों ही आए उसमें। फॉस्फोलिपिड्स एज इट इज आए, और यहां पे क्या है हमारे पास? ट्राइग्लिसराइड बाहर टूट के दोबारा अंदर आके क्या बन गए? ट्राइग्लिसराइड। तो यही 4 चीजें। ठीक है, अब क्या होगा? ये चारों अंदर एक लिपिड ड्रॉपलेट टाइप एक और चीज बनाएंगे, जिसकी आउटर लेयर जो होगी दैट विल बी मेड अप ऑफ फ्री कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड्स, और जो इसका इनर कोर होगा, जो मेजर पार्ट ऑफ लिपिड्स हैं, डाइटरी लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल ईस्टर्स एंड ट्राइग्लिसराइड्स, दे विल get accumulated inside the core। एक ग्लोब्यूल बना लेंगे, sort of a bubble like thing। ठीक है, now this lipid molecule itself is not sufficient to get transported to various parts of the body। इस लिपिड मॉलिक्यूल के साथ कुछ प्रोटीन्स भी एसोसिएट होंगी। प्रोटीन सिंथेसिस कहां होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ये काले काले दाने दिख रहे हैं, क्या है ये? राइबोसोम्स। So ribosomes will help in translation और protein synthesis। यहां पे प्रोटीन कौन सी बन रही है? एपोप्रोटीन्स। These proteins are known as एपोप्रोटीन्स। इंटेस्टाइनल सेल्स में जो एपोप्रोटीन्स बनती है, these are ApoA and ApoB48। ये नाम इंपॉर्टेंट है, ये आगे लाइपोप्रोटीन मेटाबॉलिज्म आएगा, दैट इज नथिंग बट लिपिड ट्रांसपोर्ट, तो उसमें काम आएगी।
और भी कई एपोप्रोटीन्स होती है जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में सिंथेसाइज होती है, बट इन इंटेस्टाइनल सेल्स एपो-ए एंड एपो-बी48 विल बी सिंथेसाइज्ड। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये सिंथेसाइज हुई, वहां से एक क्या बना, वेसिकल बना। दैट वेसिकल विल डिटैच फ्रॉम द मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट विल कैरी द प्रोटीन्स, ये जितनी प्रोटीन्स बनी इनको कैरी करेगा। अब इस प्रोटीन को हमको जोड़ना है इस लिपिड मॉलिक्यूल के साथ। सेल के अंदर किसी भी मॉलिक्यूल का मॉडिफिकेशन होता है, कॉम्प्लेक्सिंग होती है, जो भी उसके साथ हेराफेरी होती है, वो सब कहां होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में। तो ये सब वेसिकल्स के फॉर्म में कहां चले जाएंगे, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में। In Golgi complex, these will get associated, these proteins, apoproteins will get associated with the lipid droplet, and now it will become something known as a lipoprotein that will contain lipid as well as protein, as the name suggests. The outer core of the lipoprotein molecule will be formed by a lipid layer made up of phospholipids and free cholesterol as well as by apoproteins. ठीक है, and the inner core will be composed of the major part of the dietary lipids which are cholesterol esters and triglycerides. अब ये lipoprotein जो बना है, this is known as nascent chylomicron. Nascent मतलब नवजात, newly born, ठीक है। So this nascent chylomicron, now it is ready to get transported out of the intestinal cells. अब जितने भी बाकी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स हो गए या न्यूक्लिक एसिड्स हो गए या फिर प्रोटीन्स हो गए, वाइटामिन्स वगैरह एक्सेट्रा, दीज ऑल एंटर द पोर्टल वेन आफ्टर बीइंग डाइजेस्टेड, बट दैट इज नॉट द केस विद लिपिड्स। लिपिड्स कहां जाते हैं, कहां पे, लैक्टिल्स, क्या बेटर टर्म, लिम्फेटिक्स, ठीक है। लिम्फेटिक्स में एब्जॉर्ब होते हैं नेसेंट काइलोमाइक्रॉन्स। फ्रॉम द इंटेस्टाइनल सेल्स द नेसेंट काइलोमाइक्रॉन्स आर एब्जॉर्ब्ड इन द लिम्फ and are carried by the thoracic duct. After absorbing the nascent chylomicron, the lymph is known as chyle. ठीक है, दो चीजें होती है ना, काइम एंड काइल। काइम क्या होता है, स्टमक में होता है, ठीक है। सिमिलरली काइल जो होता है वो तब हम लिम्फ को काइल तब बोलते हैं जब वो नेसेंट काइलोमाइक्रॉन्स से भरा हुआ होता है, when it contains nascent chylomicrons. Now this thoracic duct will drain its content or nascent chylomicrons into blood circulation. कहां पे ड्रेन करती है, सबक्लेवियन वेन के अंदर, वहां से ये ब्लड सर्कुलेशन में एंटर हो जाता है। अब जो ये नेसेंट काइलोमाइक्रॉन बना है, ये डिफरेंट जगह ट्रेवल करेगा, इसके साथ डिफरेंट रिएक्शन होगी, इसके साथ इसमें कुछ एपोप्रोटीन जुड़ेंगी, कुछ निकलेंगी, कुछ लिपिड्स इसमें से एब्जॉर्ब हो जाएंगे, धीरे धीरे इसकी साइज श्रिंक होती जाएगी और लिपिड्स जहां जहां भी इनको रिक्वायर्ड है बॉडी में वहां वहां ट्रांसपोर्ट होते जाएंगे, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड्स। एनी डाउट्स, कोई हो तो पूछ लो, ठीक है। क्योंकि दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज लाइपोप्रोटीन मेटाबॉलिज्म जब आप किताब से पढ़ोगे तो इट विल रिजल्ट इन समथिंग नोन एज दिमाग का घूमना, इट इज वेरी कंफ्यूजिंग। तो यहां ये कंसेप्ट जब आपके समझ में आ जाएगा तो इट विल बिकम रिलेटिवली इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड लाइपोप्रोटीन मेटाबॉलिज्म, बिकॉज लाइपोप्रोटीन मेटाबॉलिज्म as far as I know for students it is the most difficult topic of lipid metabolism. तो let's see, यहां तक समझ में आ गया तो आगे भी समझ में आ जाएगा।